Welcome back again to my channel Petal Botanist. Myself Saurabh Sharma. लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने अभी तक टीएस ऑफ टेस्टिस तक ओवरऑल कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आगे लेकर चल रहे हैं और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा फास्ट करें। ठीक है, तो मैं जस्ट कर्सर ले लेता हूँ। ओके, तो ये चीज हम कर चुके थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टीएस ऑफ टेस्ट दीज आर, ये क्या है, ये सर्टोलाई सेल्स नहीं है, ये हैं आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या बनाता है, स्पर्मेटेड्स, स्पर्मेटेड्स फिर स्पर्म। तो आपके दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वन इज सोमैटिक सेल विच इज सर्टोली सेल्स and the other one is schematic cell which is known as spermatogonium। ठीक है, तो क्या होता है जब आपका FSH एक्ट करता है, किसके साथ एक्ट कर रहा है, ये FSH मजबूर कर रहा है। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है तो ये आपके सर्टोली सेल से एक्ट करके उसको सिक्रीट करने में मजबूर करता है ABP को, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। And these androgen binding protein have to be bind with the androgen। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, ये भी वही चीज है, सेम डायग्राम। तो ब्लड टेस्ट बैरियर के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। अब आपके सर्टोली सेल्स जो हैं, ये देखो सर्टोली सेल्स की मैं बात करूं, दीज आर सर्टोली सेल्स, दीज आर सर्टोली सेल्स। आपको दिख रहे हैं सर्टोली सेल्स, आपको यहाँ क्लियरली विजिबल होंगे। दीज आर सर्टोली सेल्स। तो ये जो एडजेसेंट सर्टोली सेल्स होते हैं, ये एक दूसरे से एक टाइट जंक्शन के जरिए बंधे होते हैं या जॉइंट हो रखे थे टाइट जंक्शन के, विद द हेल्प ऑफ एन बेसल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, और जिनके ऊपर आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है। ये देखो, दीज आर सर्टोली सेल, दीज आर सर्टोली सेल्स। तो ये क्या है, एक टाइट जंक्शन के जरिए आपके टोटली बाइंड अप है। ठीक है, जिनके ऊपर आपके स्पर्मेटोगोनिया का प्रोसेस चलता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एन स्पर्म। तो दीज टाइट जंक्शन फॉर्म इन अ ब्लड टेस्ट बैरियर। तो यही टाइट जंक्शन एक ब्लड टेस्ट बैरियर फॉर्म करता है। ये क्या करेगा, ये हार्मफुल सब्सटेंस की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, साथ में जो ब्लड इफेक्ट कर रहा है डेवलपिंग स्पर्म को, उसको भी, उससे भी बचाएगा। और एट द सेम टाइम इट आल्सो प्रिवेंटिंग स्पर्म रिलेटेड प्रोटीन टू एंटर सर्कुलेशन। तो जो भी स्पर्म रिलेटेड प्रोटीन होता है सर्कुलेशन में एंटर ना करे, उसकी भी प्रिवेंशन को ये रोकता है। तो दिस इज GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जैसे मैंने बोला ABP ये क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है और ये ABP को प्रोड्यूस कर रहा है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये एक बार हम देख लेते हैं, रिटर्न पे भी चले जाते हैं कि कुछ चीज हमसे ना छूट गई हो, क्योंकि कभी कभार होता है कि हम बोलते बोलते कुछ चीज एक्स्ट्रा याद आ जाती हैं या कुछ चीज हम भूल जाते हैं। तो जस्ट कीप इट माइंड कि आपकी वो स्लाइड में सारी चीजें हों। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन और एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जो टेस्टिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, एब्डोमिनल कैविटी में विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये हम ऑलरेडी कर रखे थे। इसमें इसका टेम्परेचर लो रहता है बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फिजिकली ओवल इन शेप है और स्लाइटली मैं ये कहूंगा कि लेफ्ट वाला ज्यादा नीचे हैंग करता है एज कंपेयर टू राइट। अब ट्यूनिका एल्बुगिनिया के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में ही बोला था, तो इसको हम दोबारा नहीं जाएंगे बिकॉज इट टोटली इन अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर होती है। देख लो कितनी लंबी लेंथ है। ठीक है ना, तो जो मेल जर्म सेल्स हैं यही आपके मियोटिक डिवीजन में आते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जर्म सेल्स, गैमेटिक सेल, बिकॉज उनका डिवीजन होना जरूरी है, उनका उनका रिडक्शन डिवीजन होना बहुत जरूरी है। अगर ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होंगे तो हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि हैप्लॉइड आपके डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। इसलिए इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
Sertoli cells cannot undergo any division. They just providing a nutrition to germ cells, whereas meiotic division finally led to मतलब meiotic division किसमें होता है? Only in germs में, which finally led to sperm production. तो जो रीजन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड, जैसे मैंने बताया था कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और इसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, साथ में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सिंथेसाइज करेंगे टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिनको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं. दीज आर एंडोक्राइन इन नेचर. ठीक है ना. एंडोक्राइन इन नेचर कहने का मतलब इनके पास सैक्स हैं. ये सैक्स क्या होता है? सैक होती है थैली, ये रिलीज आउट करते हैं. एक्सोक्राइन के पास सैक्स नहीं होते. तो अब एक बार ये देख लेते हैं. ये आपका है लोब्यूल्स बने हुए हैं. ठीक है, ये यहाँ पे जा रहा है. दिस इज एपिडिडाइमिस, कैपट, कॉर्पस एंड कोडा. ठीक है, फिर ये वासा डिफरेंशिया. अब हम लेके चलते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस. सिंपल से पता है कि फॉर्मेशन ऑफ एन स्पर्म या मेल गैमेट इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. सिंपल डेफिनेशन है. जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना बच्चों, वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है. मेल्स की अगर मैं बात करूं, एट द टाइम ऑफ 13 to 14 ईयर ओल्ड, इतने पे स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और ये कंटिन्यू टिल डेथ तक प्रोडक्शन होता ही रहता है स्पर्म का. हाँ, ये जरूर है कि एडवांस एजिंग होते होते क्वालिटी एज वेल एज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन गेटिंग रिड्यूस, बट नॉट द प्रोडक्शन. नंबर कम हो जाएंगे और उन स्पर्म की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. और जो ह्यूमंस है ना, उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन लगभग 65 to 75 डेज लेता है. इसका मतलब ये नहीं है कि 65 to 75 डेज के बाद ही स्पर्म प्रोडक्शन होगा. नहीं, ये कंटिन्यूसली स्पर्मेटोगोनियम में बनते ही रहते हैं. जैसे आपका एक स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटिड्स में बन रहा है. ठीक है, ये स्पर्मेटिड स्पर्म बनाएगा और उससे पहले वाले जो स्पर्मेटोगोनिया थे वो स्पर्मेटिड्स बनाएंगे. तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस दो प्रोसेस में डिवाइडेड है. एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसके अंदर आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड्स का बनना. और स्पर्मेटिड्स किससे बनता है? स्पर्मेटोगोनिया से बनता है. और दूसरा प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको हम स्पर्मेटियोलिसिस भी कहते हैं. तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों नाम से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं. अब बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स की, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटियोलिसिस. तो इसको कैसे डिफाइन करना है? स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का प्रोडक्शन या स्पर्म का डिफरेंशिएशन. एक्चुअली स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होता है इनटू स्पर्म, और ज्यादा डिफरेंशिएट होता जाता है. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, स्पर्म का मैच्योरेशन, प्रोडक्शन और इसका स्टोरेज आपका टेस्टिस विद एपिडिडाइमिस में होता है. टेस्टिस इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, बट यहाँ पे इसका मैच्योरेशन नहीं हो रहा है. जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि टेस्टिस का जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, दैट आर अनेबल टू फर्टिलाइज एग. ठीक है, एज इट इज it move into the male reproductive system, it gain its fertility power और motility power. ठीक है, ये अपनी पावर गेन करता रहता है जैसे जैसे मूव करता जाता है. तो ये क्या है? जैसे ये वो एक राउंड सर्कल जैसे मैंने बोला था, बताया था ना, सर्टोलाई सेल्स. ये सर्टोलाई सेल्स हैं, ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये स्पर्मेटोसाइट्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. फिर आएगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर आएगा आपका स्पर्मेटिड्स, फिर आएगा स्पर्मेटोजोआ, फिर आपके आएंगे स्पर्म. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटोगोनियम होता है एक्चुअली. ठीक है, तो ऐसे चलेगा. तो ऐसे इसका प्रोडक्शन होगा एंड द अल्टीमेटली स्पर्म प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो टेस्टिस में जैसे मैंने अभी बताया कि मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट प्यूबर्टी. स्पर्मेटोगोनिया आपका क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड वॉल में प्रेजेंट होता है, और इसका माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से ही
इनका नंबर इंक्रीज होता है। देखो दोनों डिवीजन हो रही हैं, मियोटिक भी और माइटोटिक भी। मियोटिक आपका क्या है, मियोटिक डिवीजन जब होगा तब ये आपका स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जाएगा, लेकिन एक ही से स्पर्मेटोगोनियम से बहुत सारे बनाने हैं तो माइटोटिक डिवीजन होगा। क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड इन नेचर है, दैट्स व्हाई इट कंटेन 46 क्रोमोसोम। लेकिन कुछ आपके स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं वो मियोसिस में जाने लग जाते हैं। जब ये मियोसिस में जाने लग गए बेटा तो ये आपके कन्वर्ट हो गए हैप्लॉइड गैमेट्स में। जस्ट वेट फॉर यू गाइस। ओके, तो मैं कहाँ पर था, मैं था स्पर्मेटोजेनेसिस पे। तो मैं ये बोल रहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एन स्पर्म। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है सिंगुलर है, डिप्लॉयड होता है, लेकिन जैसे ही ये मियोसिस में गया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाने लग गया तो ये आपके हैप्लॉइड इन नेचर हो जाते हैं। तो एक प्रोसेस होता है कि आपके जो ये स्पर्मेटोजोआ है, ये है जो स्पर्मेटोगोनियम जो है, ये सर्टोलाइज सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, आप ना हो जाए स्पर्म्स का, वो सर्टोलाइज सेल्स की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेंगे। तो जैसे ही वो डेवलपमेंट हो गया उनका, तो ये इट हैव टू बी रिलीज, और उनके रिलीज होने को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ सर्टोलाइज सेल्स। ठीक है, इट इज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मिएशन पढ़ा, अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स है वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो वो कन्वर्ट करता है, ये कंप्लीट करता है, उसमें दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, यानी दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है दोनों के बाद? अच्छा ठीक है, एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कर चुका है, वो क्या करेगा, स्पर्मेटोसाइट्स ने अपनी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिए, वो लेड करेगा दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाने के लिए, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएगा, तो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की कितनी प्लॉइडी हुई, 2n। मैंने लास्ट में आपको शायद n बता दिया था, सॉरी बाय मिस्टेक, इसकी भी 2n होती है। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है जो आपके 2n होता है, पहले में रिडक्शन इक्विटेशनल होती है ना मियोसिस में, फिर उसके बाद रिडक्शन आता है। तो ये 4 आपके बनाएगा 4 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड होना है स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एन स्पर्मेटोजोआ, एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एन स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स के हेड विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ एन स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड एम्बेडेड जो होते सर्टोलाइज सेल्स में, वो रिलीज हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिस प्रोसेस को हमने स्पर्मिएशन बोला। ठीक है, तो बिफोर स्पर्मिएशन स्पर्मियोजेनेसिस कम। This is the spermatogenesis. तो स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोन। तो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है जो फीमेल में भी सेम रहता है, 2n स्पर्मेटोगोनिया, माइटोटिक डिवीजन हुआ, ये भी 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n, मियोटिक डिवीजन हुआ, ये भी 2n है अभी तक। नाउ स्पर्मेटिड्स बन गए विच इज n। ठीक है, ये n है आपका। तो स्पर्मेटोगोनिया की ग्रोथ होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो ये जो हैं ये आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं विच इज n।
ठीक है, ये N ही होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर देखो कभी कभी क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होती है मियोसिस और माइटोसिस में, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया की जैसे ही ग्रोथ होती है ये प्राइमरी बनाएगा विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोसिस में जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया, तो सेकेंडरी वाला क्या है, हैप्लॉयड इन नेचर, दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नाउ अगेन गो अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा, ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद आपका स्पर्मिएशन होता है, जैसे स्पर्मियो ये होती है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पर्मिएशन, तो फॉर्मेशन ऑफ एन स्पर्मेटिड्स फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, एंड देन आफ्टर दैट जो एम्बेडेड हैं ये स्पर्मेटिड्स आपके सर्टोली सेल्स में, दे हैव टू बी रिलीज आउट एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो ये देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस बहुत निकलते हैं आपके, कि आपको दे दिया कि इतने हैं तो इतने होने चाहिए, तो बताओ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या हुआ, ठीक है, तो ये फ्यूजन दिखाया हुआ है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है, अब कैसे होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया एट एन स्टेज ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट, क्या होगा जब आपके सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने लग जाएंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स की, लाइक एन एफएसएच वगैरह, इनहिबिन, एमआईएस, ये सब का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। तो जिस इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन एक्ट करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो रिलीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस में से ये हार्मोन निकले, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनको कहा जाता है। ये हार्मोन जैसे ही आपके इंक्रीज अमाउंट में प्रेजेंट हो गए, इन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी को मजबूर करा कि नाउ यू हैव टू बी स्टिमुलेट और सिक्रीट, 2 गोनाडोट्रोपिन को सिक्रीट करना पड़ेगा, एक एफएसएच होता है और एक एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम ISCH भी कहते हैं, ISCH। तो LH क्या है, ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा, जो स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन की सिंथेसिस और उसके सिक्रीशन, यह ध्यान दो कि ये दोनों चीज के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों के लिए, विच इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाता है। तो एक्चुअल में LH इज रिस्पॉन्सिबल। FSH क्या करेगा, सर्टोलाई सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो कुछ फैक्टर रिलीज करे जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करे, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, अब याद आया। तो ये सिग्नलिंग एक बार देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस ने ये 2 हार्मोन रिलीज करे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस ही रिलीज करेगा, इंक्रीज अमाउंट में प्रेजेंट है, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को मजबूर किया कि ये इन दोनों को रिलीज करे, ठीक है, ये लेडिक सेल पे एक्ट करेगा और एफएसएच सर्टोलाई पे एक्ट करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इनहिबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लो टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इट हैव टू बी स्टॉप्ड, इन जो सेक्स हार्मोन है इनको रुकना है, तो क्या करा, हाइपोथैलेमस ने GnRH को रिलीज करा, ठीक है, इसने पिट्यूटरी को, नेगेटिव पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करा, इनहिबिट कर दिया कि अब तुम्हें ये रिलीज नहीं करना, ठीक है, तो ये चीज स्टॉप्ड हो जाएगी, क्लियर है। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है इसका, कि अगर इनहिबिन का अमाउंट ज्यादा हो जाए, ठीक है, इनहिबिन का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एफएसएच को सर्टोली सेल से बाइंड ना करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, इनहिबिन देखो क्या कर रहा है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है इनहिबिन हमारी बॉडी में, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच नहीं रिलीज करना चाहिए, तो एफएसएच जब रिलीज नहीं होगा तो वो सर्टोलाई सेल्स पे बाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है, सिग्नलिंग ऐसे पढ़ते हैं।
तो ये हो गया। अब एक बार हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको सभी को पता है, एक हेड रीजन होता है, टेल रीजन होता है, और आपका बीच में क्या होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल प्रेजेंट है, मिडल पीस जिसको बोलते हैं। टेल जस्ट क्या करेगा, ह्यूमन फीमेल में ये स्विमिंग का काम करेगा एक्चुअली। तो ये एक तरह से मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है स्पर्म को, ठीक है। आपने जब आपका स्पर्म प्रेजेंट होता है ना मेल में, तो उसके पास अमीबॉइड नेचर होता है बेटा, अमीबॉइड नेचर होता है। ये अमीबॉइड नेचर जैसे ही आपका ये अमीबॉइड नेचर कब रिलीज होगा, जैसे ये एंट्री करेगा फीमेल बॉडी में, इट रिलीजेस इट्स अमीबॉइड नेचर एंड ये फाइनली मैच्योर हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। अमीबॉइड नेचर का कहने का ना, सारे के स्पर्म्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो रखे हैं विद साइटोप्लाज्म। तो स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंटेन करता है जिसमें हेड, नेक, मिडल पीस और टेल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपकी जो स्पर्म की है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है पूरी होल बॉडी। स्पर्म आल्सो कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड इन नेचर है, और इस पे हेड रीजन पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन पेनिट्रेटिंग द एग and it contains some lysosomal enzymes and made up of from lysosomes। ये लाइसोसोम से बने हैं, इसलिए इनको हम एक्रोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स ओवम में को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, दैट से, ठीक है। जो आपकी जोना पैलोसिडा लेयर है, कोरोना रेडिएटा है, ये उनमें जो लेयर है ना, आपकी एग को पेनिट्रिएशन में, एग की पेनिट्रिएशन में हेल्प कर रहा है। ये देखो, ये पेनिट्रिएशन हो रहा है, कैपेसिटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इसमें अपने पर्सनल नोट्स डालूंगा। ये स्लाइड्स तो मुझे नेट से मिली हैं, मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, दैट आई हैव टू बी अपलोडेड है, और उसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।